बोले प्लीज 5 मिनट का रिवीजन दूंगा मैं। देखो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स जो आपकी फिजिक्स है, अल्टीमेटली हम लोगों के पास इससे पहले कौन सी फिजिक्स थी? क्लासिकल फिजिक्स थी, ठीक है ना, जिसमें आप न्यूटन न्यूटन के बारे में सब कुछ पढ़ा करते थे, सब कुछ दुनिया में आसानी से चल रहा था। लेकिन फिर ऐसे बहुत सारी घटनाएं हमारे यहाँ पर होने लगी, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमने किए जो हमारे क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो आया वो क्वांटम मैकेनिक्स आया, जो कि हमने कल के 1 घंटे के लेक्चर में समझा था कि क्या क्या ऐसे लिमिटेशन थे जो क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, और क्या कारण था कि हमें क्वांटम फिजिक्स को लाना पड़ा। पर हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व जो था वो हमारा अल्टीमेटली जनक माना जाता है क्वांटम मैकेनिक्स को लाने का। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से कल हमने क्लास छोड़ी थी। तो देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व पढ़ रहे थे ना कल वाले बच्चों, जल्दी बताओ। हाँ भैया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमने देखा था। आप लोग बताओ परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या कहलाती थी? कल पढ़ा था जब अपन ने, ब्लैक बॉडी क्या कहलाती है बताओ जल्दी से आप लोग। क्यों निकिता, निशा बताओ ब्लैक बॉडी क्या होती है, जल्दी बोलो। सर ऐसी ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर पड़ने वाली सारी रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर लेती है। सिर्फ एब्जॉर्ब करे श्रुति तो करेक्ट होगा कि इमिट भी करना चाहिए? यस, एब्सॉर्ब करके एमिट कर देती है ओके, 100% यानी एनर्जी को। ऐसी बॉडी जो सारे प्रकार की वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करे और इमिट भी करे, वो सारी बॉडीज हमारी क्या कहलाती है? ब्लैक बॉडी कहलाती है। और जब वो इमिट करती है तो वो जो रेडिएशन निकलता है हम उसको कैलकुलेट करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व में। बात समझ आई कि नहीं? तो जब मैक्सवेल ने, हमने कल देखा था, मैक्सवेल ने जो हमें कर्व दिया था स्पेक्ट्रल डेंसिटी यानी एनर्जी डेंसिटी जिसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ठीक है ना, एट फ्रिक्वेंसी एंड टेम्परेचर, और फ्रिक्वेंसी के बीच में जब उसने कर्व बनाया था, देखो ये चीज कुछ लोगों की थोड़ा जाएगी आउट में, पर समझना पहले ये, क्योंकि कर्व जो है हमारा, ये कैमरा नीचे क्यों नहीं है? एक सेकेंड, ये ज्यादा ही ऊपर है। ओके एक सेकेंड रुकना। हम लोगों ने जो एक कर्व देखा था, ध्यान से देखो आप लोग, हम लोगों ने एक कर्व बनाया था, ध्यान से देखना, इस तरीके से हमारा ये कर्व था, और जिसमें हम लोग स्पेक्ट्रल डेंसिटी को एट फ्रिक्वेंसी और टेम्परेचर में कैलकुलेट करते थे। और हमने यहाँ पे पता क्या देखा था, जब हम फ्रिक्वेंसी के रिगार्डिंग ग्राफ बनाते थे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है कि नहीं बनता, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का। आप सब लोगों ने बीएससी में पढ़कर आए होंगे कि मैक्सवेल ने जो कर्व दिया था वो इस तरीके से था, हाँ या ना? जल्दी बताओ। लेकिन अब क्या बात हुई कि उस समय जो क्लासिकल फिजिक्स के लॉ फेमस थे, कौन कौन से लॉ फेमस थे? कल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला लॉ था वो था रे लाई जीन्स लॉ। क्या था? रे रियलाइजेशन लाई लॉ। जीन्स लॉ। ये पहला लॉ था जो जिसने क्या किया, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। और हमने कल देखा था कि इसकी भी एनर्जी निकल के आई थी, स्पेक्ट्रल डेंसिटी, और क्या निकल के आई थी? 8 पाई म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी क्यूब इंटू के मल्टीप्लाई बाई टी, यही निकल के आई थी कि नहीं निकल के आई थी? यस सर। यस सर। सब लोगों ने एक चीज देखी थी कि यहाँ जो मीन था ना वो क्या था आपका? मीन स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और आप लोगों ने देखा है वाई स्क्वायर बराबर 4ax किसकी इक्वेशन होती थी? पैराबोला। बराबर होती थी। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए था, जो आपका कर्व बनना चाहिए था वो बनना इस तरीके से चाहिए था, क्योंकि पैराबोला तो हमेशा ऐसे ही जाता है। तो इस वाले इक्वेशन के हिसाब से क्या कभी भी ये डिके करता है क्या? जल्दी बताओ। नो ये सर। हमेशा इंक्रीजिंग होता रहता है कि नहीं होता रहता? बल्कि हमें क्या चाहिए था, इस इक्वेशन के हिसाब से ऐसा होना चाहिए था, शुरुआत में इंक्रीज करे बाद में क्या करे, डिक्रीज करे। पर रेल जीन्स लॉ के हिसाब से पैराबोला बन रहा था, और पैराबोला हमेशा इंक्रीज होता रहता है, डिक्रीज कभी नहीं होगा। यानी इसने समझाने की कोशिश तो की लेकिन लो फ्रिक्वेंसीज में। समझ में आया कि नहीं आया? यही हमने कल डिटरमाइन किया था ना कल। यस सर। ये रियलाइजेशन में जो हमारा होता है ना, वो लो फ्रिक्वेंसी में बहुत आसानी से ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को समझा देता है। कल हमने एक क्वेश्चन भी निकाल कर बताई थी, ठीक है ना। आज हमें क्या करना है, क्योंकि अब हमारे पास क्या हुआ कि जब मैक्सवेल बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए, क्योंकि उन्हें ये एक्सपेरिमेंट में कब तो मिल गया था, लेकिन मैक्सवेल इतने ज्यादा डिप्रेस थे कि धरती की कोई ऐसी इक्वेशन क्यों नहीं मिल पा रही है इस कर्व को एक्सप्लेन कर दे, ठीक है ना। तो मैक्सवेल की जो बहुत फेमस दोस्त थे वो थे कौन? प्लैंक। कौन थे जल्दी बताओ?
मैक्सवेल के जो फेमस फ्रेंड थे वो थे बहुत ज्यादा, वो थे प्लैंक। प्लैंक एक मैथमेटिशियन थे, और मैथमेटिशियन की एक खास बात क्या होती है, ग्राफ को देख के वो इक्वेशन बता देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? उसमें क्या बोला उन्होंने कि यार अगर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दे, प्लैंक ने मैक्सवेल को बोला अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर दे जो इक्वेशन यहाँ पर हमको मिली है, तो ये बहुत आसानी से पूरे के पूरे कर्व को एक्सप्लेन कर देगा। यानी हमें अब क्या पढ़ना है, प्लैंक की अप्रोच को पढ़ना है। इसके लिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए, जो आज हमारा पहला टॉपिक होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? ये तो हम सब कल पढ़ चुके हैं। यस सर। तो अब देखो, डेरिवेशन हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसा हमने कल किया था, और रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। क्या हो गया? हाँ, कोई कुछ कह रहा है? ओके, तो यहां पे देखो प्लैंक, हाँ बोलो। प्लैंक अप्रोच रिगार्डिंग, क्या हो गया? किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता है, ठीक है? तो देखो, प्लैंक अप्रोच रिगार्डिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अच्छा, आप लोगों ने, सब लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, बस मुझे इतना बता दो, क्लासिकल और क्वांटम में क्या अंतर होता है? मेन अंतर क्या होता है वो बस बता दो। श्रुति बता पाओगी आप? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वांटम एंड क्लासिकल? क्या ऐसा एक पॉइंट है जिससे पूरी की पूरी हिस्ट्री चेंज हो गई अपने एजुकेशन की? अपने फिजिक्स में एक नई ब्रांच आई सिर्फ एक स्टेटमेंट बोलने की वजह से। कोई बता सकता है स्टेटमेंट क्या था? सर आप बताएं। नहीं, जो बच्चे नए हैं वो। श्रुति, पर्णिका, जल्दी बताओ आप लोग। पूजा, तुम भी नहीं थी ना, बताओ जल्दी से, ऐसा क्या ऐसा अप्रोच था जिसके बाद से सारी की सारी हिस्ट्री चेंज हो गई? सर मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। हाँ, मे बी दिस विल बी द सिग्निफिकेंट आंसर, पर एक और चीज थी, बताओ क्या था? आरोन बता सकती हो तुम, ऐसी क्या चीज थी जो हमें पहले के टाइम पे पता नहीं थी, और फिर हमें जब बताई गई प्लैंक द्वारा तो आसानी से सारी की सारी चीजें सॉल्व हो गई? और वो था कि एनर्जी हमारी कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है। समझ में आया कि नहीं आया? प्लैंक ने हमें क्या बताया था? एनर्जी हमारी डिस्क्रीट होती है। डिस्क्रीट मतलब पैकेट्स ऑफ एनर्जी फोटोन के टर्म्स में, और हर फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? एच म्यू। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व था, अगर हम उसमें एनर्जी को कॉन्टिन्यूअस मान के चल रहे थे तो हमारा काम नहीं बन रहा था। लेकिन प्लैंक ने बोला आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को पूरे रेलाई जीन्स वाले फॉर्मूले को दोबारा ड्राइव करो, बस वहां पे जो हमने एनर्जी कॉन्टिन्यूअस मानी थी, यहाँ पे उसको एनर्जी को क्या मानोगे हमने? डिस्क्रीट, यानी एच म्यू। आई बात समझ में कि नहीं आया? तो देखो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द प्लैंक, according to the Planck, the black body radiation curve, the black body radiation curve will be satisfied, will be satisfied only in one condition, only in one condition। केवल एक ही कंडीशन में ब्लैक बॉडी कर्व सेटिस्फाई होगा, वो थी द एनर्जी इज डिस्क्रीट। द एनर्जी इज, ये धरती का सबसे बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है। द एनर्जी इज डिस्क्रीट एंड विच इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू एच म्यू। आई बात सुनने की नहीं आया? प्लैंक ने बस इतना अप्रोच बता दिया था, इससे काम बन गया था। क्या बोला था प्लैंक ने? कि अगर हम लोग एनर्जी को एच म्यू रख देते हैं, डिस्क्रीट रख देते हैं, तो ये सारी की सारी फिनोमिनन सॉल्व हो जाएगी। इसको नोट करो, मैं वो डेरिवेशन करके दिखाता हूं कि कैसे ग्राफ अपने लिए सेटिस्फाई कर देगा। लिखो जल्दी से आप लोग, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो इसको। श्रुति, समझ में आया कि नहीं आया क्या बोला मैंने?
हमें एनर्जी को डिस्क्रीट मानना पड़ेगा, ठीक है ना। और जैसे ही हम एनर्जी को डिस्क्रीट रखेंगे, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने आ जाएगा कि सच में ये ग्राफ को सेटिस्फाई करके दिखाएगी। ठीक है। हेलो नेहा, एक्चुअली थोड़ा सा आप लेट हो गई हो, पर ठीक है। नेहा, हम लोग क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, और उस समय नेहा जो भी क्वेश्चंस हमको दी गई थी, रेलाई जीन्स, ये सब सारी चीजें, वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को, क्योंकि उस सब में ये बोला गया था कि एनर्जी हमारी कॉन्टिन्यूअस होती है। पर हमें जब प्लैंक ने ये बात बताई कि अगर हम एनर्जी को डिस्क्रीट रखेंगे तो बहुत आसानी से सारी चीजें निकाल लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम वो डेरिवेशन दोबारा करेंगे रेलाई जीन्स का। बस हमने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज लाना है, बाकी सब कुछ सेम है। ये नोट हो गया? जल्दी बताओ, नोट हो गया? जी सर। सभी का हो गया ना? चलो सॉरी, कल का डेरिवेशन हम वापस करेंगे, तो जिनका कल का भी छूटा हुआ था वो उनको समझ में आ जाएगा। तो देखना, हमने कल क्या देखा था। हमने ये देखा था कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व होता है, ब्लैक बॉडी जो होती है बिहेव्स करता है ऑसिलेटर की तरह। सबने कल देखा था क्या? जो ब्लैक बॉडी होता है वो ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है। कैसे बनाई थी हमने ब्लैक बॉडी? हम लोगों ने कैविटी ली थी इस तरीके से, और इसके अंदर क्या लगा दिया था? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पॉलिश कर दिया था। हमने एक छोटा सा होल किया था, और होल करने के बाद क्या होता था? लाइट इसके अंदर, रेडिएशन इसके अंदर जाता था, ये इस वाले सरफेस से टकराएगा, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? फिर रिफ्लेक्ट होकर कहीं और जाके टकराएगा, फिर यहां कहीं टकराएगा, और इसके अंदर जाके गुम जाएगा कि नहीं गुम जाएगा? हाँ या ना? और जब जब ये टकराएगा तब तक कुछ ना कुछ एनर्जी इमिट करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। तो हमने ये देखा कि जब हमारी ब्लैक बॉडी के अंदर रेडिएशन जाता है तो ब्लैक बॉडी उस रेडिएशन के लिए कैसा वेव करती है? ऑसिलेटर की तरह। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब है कि एट एवरी रिफ्लेक्शन और अ कोलिजन, एट एवरी रिफ्लेक्शन और कोलिजन इट इमिट्स एनर्जी, वो इमिट करता था एनर्जी। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम उसी एनर्जी को कैलकुलेट करके जो प्लैंक ने दी है वो बताएंगे। तो हमने देखा यहाँ पे कि जो फ्रीक्वेंसी रेंज मान लेते थे, लेग में फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी निकाली थी कल? इसके बीच में हमें क्या निकालना था? नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकला था? कैसे बताओ जल्दी से। नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमारा निकलता है बेसमेंट से, जो डायरेक्ट हमें याद करना है कि इस वाली फ्रीक्वेंसी रेंज में हमारे पास कितने पार्टिकल्स थे? आई म्यू स्क्वायर अपॉन टी क्यू। बात समझ में आई कि नहीं आई? कल यही किया था कि नहीं किया था? यस सर। ठीक है ना? ये बता रहा है कि जो रेडिएशन इसके अंदर जा रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी रेंज के कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं अंदर। तो हमने नंबर ऑफ निकाल लिए कि निकाल लिए? नंबर ऑफ कॉलिजन निकाल लिए। अब हमें यह पता चल जाए कि एक कॉलिजन में कितनी एनर्जी निकल रही थी, तो नंबर ऑफ कॉलिजन से मल्टीप्लाई करके टोटल एनर्जी निकल आएगी। हाँ या ना? यानी आप बोल सकते हो कि टोटल स्पेक्ट्रल डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी, अगर हम बोले स्पेक्ट्रल डेंसिटी हमें निकालना था एज ए फंक्शन ऑफ म्यू एंड टी, तो देखो आप क्या बोलोगे कि जो हमारे नंबर थे उसमें अगर हम एक की एनर्जी का मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल निकल आएगा। हाँ या ना? हाँ हाँ सर। यही किया था ना कल लोगों ने। आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल सेम चल रहा है, तो सेम ही तो चलना है, तो एन म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 पाई म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी क्यू। बस हमें पता अभी क्या नहीं है, जल्दी बताओ। एनर्जी। अल्टीमेटली यहां से प्लैंक में चेंज किया, प्लैंक ने देखो वहां सीधा रख दिया था, प्लैंक बोलेगा रुको जरा सबर करो। तो देखो प्लैंक ने क्या बोला था कि अगर हमें एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? तो देखो यहाँ पे समेशन लगाओ, n बराबर 0 टू इंफिनिटी ई। ये आपको पता है कि एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है बोल्ट्जमैन में, ठीक है। तो यहां हमने लिखा था एच म्यू अपॉन के टी। आइरा से में लिखा था एच म्यू अपॉन के टी लिखा था,
और ऐसे लिख देते ई अपॉन के टी लिखा था ना, ई अपॉन के टी, और यहाँ पे भी लिख दो 0 बराबर n बराबर 0 टू इंफिनिटी ई की पावर ई अपॉन के टी। यही लिखा था कल की नहीं लिखा था अपन ने एक्सप्रेशन, हाँ है ना। इसको डायरेक्ट सॉल्व करके हमने बताया था काय के बराबर होता था, केटी के बराबर, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्लैंक ने बोला था वो करना पड़ेगा। एन की वैल्यू क्या रख दोगे तुम, एन एच इंटू म्यू। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ही आपने यहाँ पे रखोगे तो देख रहे हैं यहाँ से ये ई बराबर हो जाएगा समेशन एन बराबर 0 टू इंफिनिटी, यहाँ आएगा ई की जगह एन एच म्यू, ई की पावर यहाँ पे क्या आएगा एन एच म्यू अपॉन के टी। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ माइनस था, ठीक है। और यहाँ पे देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, दिस विल बी वंस अगेन एन बराबर 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एन एच म्यू अपॉन के टी। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब देखो एक चीज समझ रहे हो आपने, इसमें जो फंक्शन दिख रहा है ना माइनस एक्सपोनेंशियल, ये हमारा उस फंक्शन को गिराएगा। जैसे अभी अपना कर्व क्या बन रहा था, ऐसे बढ़ते हुए चला जा रहा था ना, लेकिन ये मल्टीप्लाई होने की वजह से वो यहां तक तो पहुंचेगा पर उसके बाद अब घटेगा। ये मैं प्रूव करके दिखाता हूं। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। सारे बच्चे जो नए आए उनको समझ में आया कि नहीं आया? यस। देखो श्रुति, ये वाला जो पोर्शन है ये आप लोगों के लिए जानना जरूरी नहीं भी है, इसलिए देखो मैंने यहाँ लाइन से खींच दिया। मैं केवल इसके अंदर का एक कहानी बताने वाला था। आप जितनी भी बुक्स पढ़ोगे, जितने भी नोट्स पढ़ोगे ना, उसकी सीधी वैल्यू को कैलकुलेट करके लिख देते हैं, क्योंकि इसकी जो कहानी है बहुत लंबी हो जाती है। पर मैंने बता दिया कि वो कहानी निकल के कैसे आने वाली है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी आपकी, देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी आपकी एच म्यू अपॉन ई की पावर एच म्यू के टी माइनस 1, ये आपकी वैल्यू निकल कर आएगी। और वहां पे क्या निकल कर आ रही थी, जल्दी बताओ? रेलाई में क्या निकल के आ रही थी, के टी डायरेक्ट को लिखी गई थी। यहां पर कितनी निकल कर आ रही है, एच म्यू अपॉन ई की पावर एच म्यू अपॉन के टी माइनस 1। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ जल्दी से, एक बार इसको नोट करें, दोबारा से समझाते हैं। देखो जो नए बच्चे आए प्लीज माइक में बोलना सबको जरूरी है, और यहाँ पे सीखने के लिए आए हो। कोई भी स्टेप लग रहा है कि सर बिल्कुल समझ नहीं आया, तुरंत बताना है अपन को। क्यों शिल्पी, तुम्हें समझ में आया? तुम तो लेट ज्वाइन हुई होगी ना? यस सर। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो चीज को समझना, जब लोग उतारे मैं बताता हूँ। मैंने ये बताया आप लोगों को कि जब हमारा लाइट किसी कैविटी के अंदर जाता है, कैविटी मतलब एक ऐसा हिस्सा जो चारों तरफ से बंद है, कोई चीज बाहर नहीं जा सकती है, और एक छोटे से होल के माध्यम से उस पर हमने रेडिएशन को अंदर भेजा। यहाँ चारों तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना हुआ था, लाइट रे कॉन्टिन्यूली इधर उधर टकराती रही। आपको पता है टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, इसी चीज को तो हम ऑसिलेशन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और एक चीज बताओ, जब भी कोई दो चीज टकराती है तो एनर्जी इमिट होती है कि नहीं होती है? तो हमने देखा है इस वाली फ्रिक्वेंसी रेंज, जैसे मैंने इसको बोला 10 और इसको बोला 15, तो रियलिटी में क्या लिखा है, 10 + 5 नहीं लिखा हुआ है क्या? तो मैंने इन दो फ्रिक्वेंसी के बीच में कितने ऐसे ऑसिलेशन हो रहे होंगे, तो ये हमें बोल्ट्जमैन ने डायरेक्ट दिया था। किसी भी दो फ्रिक्वेंसी के बीच में जो को आपके ऑसिलेशन होते हैं वो कितने होते हैं, 8 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। हमसे ये बोला क्या यार, हमें तो मैक्सवेल ने ना स्पेक्ट्रल डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में कर्व बोला था, पर अभी तो एन मिला है, यू कैसे मिलेगा? तो हमने बोला बहुत आसान काम था, हमें फ्रीक्वेंसी में नंबर तो पता चल गए, अगर हम एक की एनर्जी का मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल एनर्जी निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी? तो हमने क्या किया, नंबर में एनर्जी का मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर तो मिल गए थे, काम क्या था हमारा, एनर्जी का निकालना। और प्लैंक के हिसाब से जो एनर्जी निकल के आ रही थी उस कहानी को अगर छोड़े तो एनर्जी कितनी निकल कर आ रही थी, जल्दी बताओ? और एनर्जी कब आई, जब आप लोगों ने ई की जगह पे क्या रखा होगा, एन एच म्यू। गॉट इट? किसी को कोई दिक्कत? सर ये लास्ट वाली, क्या हो गया सर ये लास्ट वाली स्टेप नहीं समझ में आई। ये वाली लास्ट इधर। वाली स्टेप समझ में नहीं आई? देखो इसके इधर पीछे वाली। ये वाली, देखो ये बहुत स्क्रिप्टेड बहुत बड़ा डेरिवेशन है। अगर मैं इसको कराऊं, सिर्फ इतना आपको मानना है कि वहां पे जो हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा था केटी, उसकी जगह में डायरेक्ट ये मानना है कि इसमें एनर्जी इस फॉर्म में निकल के आती है। आई बात समझ में?
क्योंकि ये ये एक साइंटिस्ट ने दिया था मैथमेटिक्स वाले, तो उसकी बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, इसके लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ पता क्या मानना है कि यहां पर जो प्लैंक ने एनर्जी कैलकुलेट की थी उसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, जल्दी बताओ। ये निकल कर आई थी। आई बात समझ में कि नहीं आई? समझ में आई कि नहीं? अब इसको जैसे ही हमने यहां पे रखा तो देखना क्या हो जाएगा, म्यू टी आ जाएगा आपका 8 पाई म्यू स्क्वायर सी क्यूब इंटू एच म्यू अपॉन ई की पावर एच म्यू के टी -1। आई बात समझ में कि नहीं आई? जल्दी बताओ। सर जी बोर्ड सर। आउट ऑफ रेंज हो गया, दिख नहीं रहा वहां। कहा बोर्ड्स के बाहर चला गया? ओके, एक सेकेंड। यहां तक देखो 8 पाई म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी क्यूब इंटू एच म्यू और हो जाएगा ई की पावर एच म्यू के टी -1। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? नो सर। अब एक चीज देखना ध्यान से, यहां पे एक चीज ध्यान से देखना, हम इसको अभी मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो ये हो जाएगा देखो 8 पाई म्यू स्क्वायर इंटू म्यू क्या हो जाएगा, म्यू क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आ गया एच, ये आ गया आपका सी क्यूब और ये हो गया ई की पावर एच म्यू के टी और -1। ये कहलाता है आपका फाइनल एक्सप्रेशन। इसको जिंदगी भर याद रखना, ये डायरेक्ट जैम में तो डायरेक्ट पूछ लिया गया था, राइट द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ अ प्लैंक इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी को कहते हैं प्लैंक फॉर्मूला। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आई बात समझने के लिए? जल्दी बताओ। हाँ सर। अब देखो मैं तुम लोग को एक कहानी में ट्विस्ट ला के दिखाता हूं। इस इक्वेशन से ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि रेलाई जीन्स लॉस काफी हद तक सही था। ये नोट हो गया होगा एक साइड पे ना, देखो ध्यान से। अगर हम एक चीज देखें, रेलाई जीन्स फॉर्मूला काय में एप्लीकेबल था, लो फ्रिक्वेंसी में हाई फ्रिक्वेंसी में? जल्दी बताओ। रेलाई का लो जो फॉर्मूला फ्रिक्वेंसी। था वो लो फ्रिक्वेंसी में था कि हाई फ्रिक्वेंसी में? लो लो फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी में था ना। तो देखना यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एच म्यू अपॉन के टी दिख रहा है, अगर फ्रिक्वेंसी लो होगी तो एच म्यू बहुत ज्यादा छोटा नहीं हो जाएगा के टी से, क्योंकि म्यू होता है फ्रिक्वेंसी। अगर फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी तो एच म्यू अपॉन के टी में ये टर्म छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? जल्दी बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। आज नॉर्मल से देखना, बात ध्यान से सुनना। जैसे अगर यहाँ पे एच था, ठीक है, एच की वैल्यू अगर मैं मान लेता हूँ एक्स ले लो, और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे अगर हम देखते थे यहाँ पे लिखा हुआ था 5x। अब ये दोनों बराबर है कि नहीं? ये एच है, ये म्यू है, ये के है और ये टी है मान लो। अब समझना, अब ध्यान से देखना, जैसे ही हमने क्या किया, अगर म्यू को हम 6 कर देंगे तो क्या अब ये बराबर रहेगा क्या? नहीं। नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हम म्यू को यहाँ पे 4 कर देंगे तो ये बराबर रहेगा क्या? नहीं। लेकिन हमने बोला म्यू को बहुत छोटा कर दो, क्योंकि बिल्कुल कम फ्रिक्वेंसी कर दो। अगर हम यहाँ पे म्यू को कर दे 0.000000001 बराबर 5x, क्या भी बराबर है क्या? नहीं। ये बहुत छोटा हो गया कि नहीं हो गया इसके कंपैरिजन में? हाँ सर। तो अगर फ्रिक्वेंसी हमारी बहुत कम हो जाएगी तो आप लिखोगे यहाँ पे इफ म्यू इज वेरी लेस। अगर म्यू बहुत ज्यादा कम है तो आप बोल सकते हो कि एच म्यू हो जाएगा मच मच लेस देन टू केटी। हाँ या ना? हाँ सर। इन दैट कंडीशन जो ई की पावर एच म्यू अपॉन केटी है वो बराबर हो जाता है एच म्यू अपॉन केटी +1 के। समझ में आया क्लियर? ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से निकलते हैं। तो ई की पावर अगर ऐसा है तो ये अप्रोक्सीमेशन माना जाता है कि इसको हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू आप पुट करके देखो जरा, तो देखना म्यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर 8 पाई म्यू क्यूब एच, यहां देखो क्या आ जाएगा सी क्यूब, और यहां पे देखना क्या रखोगे एच म्यू अपॉन के टी +1, और वहां पे कौन सा पहले से प्रेजेंट था -1। तो +1 से -1 चला गया कि नहीं गया? हाँ या हाँ ना? सर। हाँ सर। दोनों कंफ्यूज मत होना, आ जाएगा समझ में।
पहली क्लास में, बाकी जिनने 2-3 क्लास अटेंड कर ली उन्हें तो समझ में आ भी गया होगा ये। तो देखो यहां से म्यू इज अ फंक्शन ऑफ दिस, तब देखो क्या हो जाएगा 8 पाई म्यू क्यूब एच अपॉन सी क्यूब, और ये देखो एच म्यू नीचे रहेगा और केटी कहां चला जाएगा आपका ऊपर। ऊपर। तो देखना यहां से ये कटा, स्क्वायर गया, एस से एच गया, 8 पाई म्यू स्क्वायर सी क्यूब। कुछ समझ में आया क्या? यही तो रियलाइज लौटा तो नहीं था। हाँ सर। तो देखो तुम्हें समझ में आया ना, लो फ्रिक्वेंसी में ये एग्जैक्टली रियलाइजेशन लॉ बन जाएगा, और हाई फ्रिक्वेंसी में प्लैंक फॉर्मूला एग्जैक्टली वीस डिस्प्लेसमेंट लॉ बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। सबको समझ में आ गया? ज्योति समझ में आया कि नहीं आया? सर रिपीट कर दीजिए, क्या बोला आपने? यस सर। मैंने सर ये बोला कि जब फ्रिक्वेंसी लो होगी तब रियलाइजेशन लॉ फॉर्मूला एप्लीकेबल था कि नहीं था? हाँ या ना? सर हाँ, आपकी आवाज कभी तो सही आ रही है और कभी कट रही है, ऐसा हो रहा है। सभी के साथ ऐसा दिक्कत है? नो नो सर। सर। एक्चुअली नेट इशू इसका मतलब नो आपने। तो यहाँ पे एक चीज सीखो, लो फ्रिक्वेंसी में रियलाइजेशन ऑफ फॉर्मूला एप्लीकेबल होता था। मैं ये प्रूव करना था, हमने देखा जैसी फ्रिक्वेंसी को लो किया तो एचवी वाला टर्म जो था ना केटी से बहुत ज्यादा छोटा हो गया। ऐसी कंडीशन में ये जो पावर होती है ना ई की पावर एच म्यू अपॉन केटी, इसको किसके बराबर लिख सकते हैं? एच म्यू अपॉन केटी प्लस 1। अब बताओ ये पता ही कैसे आया? ई की पावर एक्स की आपने सीरीज अभी टेलर की मेरी वीडियो देखी होगी तो पढ़ा होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा पढ़ा है कि नहीं होता? हाँ सर। तो वहां पे तुम लोगों ने देखा होगा जब छोटा होगा तो केवल ये दो टर्म लेते हैं। तो यहाँ पावर कितनी दी गई थी? एच म्यू अपॉन केटी। तो एच म्यू अपॉन केटी प्लस 1 बस लिया, क्यों? क्योंकि छोटी पावर है। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? ये कैसे आया? सारे बच्चों हाँ को समझ में आ गया कैसे आया ये वाला टर्म? जी सर। हाँ है ना? और जैसे इस टर्म को तुमने यहां उठा के रख दिया ना तो देखो +1 से -1 चला गया, और केटी जाएगा ऊपर तो केटी ऊपर चला गया, एच म्यू नीचे, म्यू से म्यू क्यूब गया तो बचा म्यू स्क्वायर। ये लिखा हुआ है, एच से एच की कहानी खत्म हो गई। केटी ये लिखा हुआ है, 8 पाई ये लिखा हुआ है, सी क्यूब ये लिखा हुआ है, और यही तो था आपका रियलाइजेशन लॉ। आई बात समझ में? जल्दी बताओ। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। जी हाँ सर। सर आ गया। आ गया ना? ओके। आरओई समझ में आया? देखो आप लोग बात किया करो, देखो समझो, अगर आप लोग मुझे जवाब नहीं दोगे तो मुझे मजा नहीं आता। यहाँ मैं भूतों को पढ़ा रहा होता हूँ। जितना ज्यादा कन्वर्सेशन रहेगा उतना आपका बेस स्ट्रांग बनेगा। और यहाँ पर आप पता है मुझे प्रूव करने के लिए तो बिल्कुल नहीं आ रहे हो। यहाँ से आपको उतना ज्यादा सीखना है जो हम अपने होम टाउन में नहीं सीख पा रहे हैं। याद रखना, फिजिक्स का ये डेरिवेशन का ये फॉर्मूला बुक में लिखा हुआ है, कहां से क्या चीज हुई, कैसे एक्सप्रेशन आता, कोई नहीं बताता। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। यस। अब देखो मैं तुम्हें इसमें मैजिक दिखाता हूँ, जल्दी से लोगों इसका एक मैजिक देखते हैं अपन। सॉरी, ये नोट हो जाए बताओ, फिर मैं इसमें दिखाता हूँ सारी चीजें प्रूव करके एक अकेली इक्वेशन से। नोटेड एवरीवन? नोटेड और नॉट? नो सर। ओके, नोट कर लो बढ़िया आराम से। जब तक मैं जो नए बच्चे आए इनसे बात करता हूँ। कौन कौन आया? क्या राशि पहुंच गई तुम अपनी बुआ के यहाँ? कहाँ गई थी? नहीं, हाँ हाँ, मौसी क्या है? वही तो, तुम कंफ्यूज हो कि पहुंची कि नहीं पहुंची, रास्ते में रुक गई क्या?
पूजा समझ में आया तुमको? अरे पूजा कोई डाउट आपको? नो सर, अभी नोट कर रही थी। ओके, एंड श्रुति व्हाट अबाउट यू? Yes, sir. Okay, good. And now the one, which one is Arohi? Arohi means increasing order or decreasing order? Sir, it's increasing order. Oh, definitely good. It means that your graph of life is also in a increasing order. Yes, sir. Okay. Painika Singh ji, are you listening my voice? Yes, sir. समझ में आया कुछ कहानी आज की? Yes, sir. ओके देन, अभी मैं सारी चीजें प्रूव करा रहा हूँ। निशा जी कैसी हैं आप? बढ़िया है सर। बढ़िया है, समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। और भूमि पूजन? चलो, किस साइड का नोट हो गया होगा तुम लोगों के मन से? ये नोट हो गया होगा ना? चल लिख ही लो। अब देखो, जब आप लोग का फाइनल हो जाए तो बताना, क्योंकि कल संडे है और कल संडे को हम बहुत ज्यादा देर नहीं तो फिर भी 2-2.5 घंटे की क्लास तो करने का मन है मेरा पर्सनल। देखो मुझे भी बहुत, क्योंकि देखो मैं नीट और जेई के बच्चों को तो पढ़ाता हूँ, पर वो मेरा बहुत पास्ट टाइप का था, ठीक है। पर ये जो सिलेबस है ना, इसमें मैंने अभी महारत हासिल की है। 2 साल का 6 महीने ही हुए हैं मुझे। और तुम लोगों को धरती का कैसा भी फिजिक्स का डाउट हो लेकर आया करो बस। अभी जब मैं आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाऊंगा, उसमें टाइम ट्रेवल को पॉसिबल करके दिखाऊंगा। मूवीज में दिखाए गए सीन कैसे पॉसिबल हो सकते हैं रियल वर्ल्ड में, वो मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाऊंगा। बस इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ सुनो और टारगेट। और आप लोग एक याद रखना, 24 तारीख से गेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जो सेकेंड ईयर में है एमएससी में, वो आज ही तो है 24, मतलब आज से गेट फॉर्म भरे जाना चालू होगा गेट के, ठीक है ना? तो प्लीज फॉर्म भर देना गेट के, एमएससी सेकेंड ईयर वाले बच्चे। और फर्स्ट ईयर वाले याद रखना, तुम लोग अगले साल दिसंबर में पहला अटेम्प्ट ही निकालना है तुम लोगों को, क्योंकि हमेशा पहला अटेम्प्ट सरल होता है, जून वाला टफ होता है। और आप लोगों को सबको पता तो है ना, कौन फील्ड से कहां कहां पहुंचते हो, कहां क्या होने वाला है, पता फ्यूचर के बारे में? हाँ सर। निकिता तुम्हें बस पता होगा, क्योंकि तुमने हाँ रिलेटिवली सुना है कि हम कौन एग्जाम से कहाँ जा सकते हैं, क्या सैलरी पैकेज हो सकता है, वहां पे हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो जाती है। हाँ सर। ये नोट हो गया? हाँ सर। चलो कहां से मिटाऊं, पहले इधर का मिटा देता हूं, यहाँ का हो गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखना ध्यान से, मैं कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे करने वाला हूं। आपने अभी देखा कि इस तरीके से कुछ लिखा था हमने, इधर ले लो। क्या निकल के आया था हमारा इक्वेशन? 8 पाई म्यू क्यूब एच अपॉन सी क्यूब ई की पावर एच म्यू के टी -1। यही निकल के आया था कि नहीं आया था हमारा एक्सप्रेशन? हाँ है ना? हाँ सर। अब ध्यान से देखना, अगर म्यू ज्यादा होगा, म्यू इज लार्ज, ध्यान से देखना, अगर आपका म्यू लार्ज होगा तो देखो ध्यान से, ई की पावर एच म्यू अपॉन के टी जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब है कि जो भी इसको सब्ट्रैक्ट करोगे उससे कैसा रिजल्ट निकल कर आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम म्यू को वेरी स्मॉल कर देते थे, समझ में आया कि नहीं आया? देखो तुमने घर सही बोला या गलत बोला, बताओ, ये पॉजिटिव आएगा या निगेटिव? याद रखना। अब यहां पे आपने गलती क्या की है वो ध्यान से सुनो। हम इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई की पावर एच म्यू अपॉन के टी -1 की होल पावर -1। तो अगर ये ऊपर लिखा होता तो पॉजिटिव आता, पर अब यहां पे क्या आएगा? निगेटिव। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कैसी पावर आ गई है? निगेटिव।
समझ में आया कि नहीं आया? अब इधर देखो, म्यू इज वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे देखना ध्यान से, यानी ये जो निकल कर आएगा ये आपका लेस देन 1 निकल के आएगा। एच म्यू के टी -1 जो आपका आएगा यहाँ पर पॉजिटिव निकल कर आएगा। तो आपने खुद भी देखा लो फ्रिक्वेंसी में ग्राफ कैसा जा रहा था, ऐसा, और हाई फ्रिक्वेंसी में कैसा जाएगा? पॉजिटिव मीन्स ऊपर की तरफ जाना, नेगेटिव मीन्स नीचे की तरफ आना। तो इस चीज को लिखना नहीं है, बस समझना था। सर नहीं आया समझ में। नहीं आया ना, इसको लिखो, मैं अच्छे से बताता हूं। इसके पीछे अभी, क्योंकि देखो ग्राफ थ्योरी तुम लोगों को डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ एनालिसिस ये जो आता है, आना चाहिए, मतलब बेसिक टू, कि कैसे लिमिट्स लगाते हैं, कैसे लिमिट्स निकालते हैं, क्वेश्चन को देख करके, क्वेश्चन के वर्ड को देख के कैसे पहचाने की क्या। क्योंकि जो अभी तक आप पढ़कर आए हो बीएससी में, वो इसके सामने कुछ भी नहीं है, जीरो है। ये पूरा बेस्ड होता है तुम्हारा आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच में, ठीक है ना? तो देखो मैं क्या बोल रहा था, ध्यान से सुनना, फिर से वही क्वेश्चन लिख रहा हूं जो नहीं समझ में आई। ये देखो, हमारे पास ये क्वेश्चन थी, यही क्वेश्चन थी कि नहीं थी? हाँ ना? देखो ध्यान से, अगर कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से, अगर मैं ऐसे बोल दूं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर और y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर, दोनों में अंतर होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। एक में ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा, और एक में ग्राफ कैसा जाएगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। तो देखना ध्यान से, ठीक इसी प्रकार से अगर ये दो इक्वेशन इस तरीके से लिख दूं तो दोनों अलग अलग चीज होंगी। देखना, समझना, लॉजिक बैठाओ दिमाग में केवल। अगर ये इक्वेशन ये होती, ठीक है, एक ये और एक ये इनकरेक्ट इक्वेशन है और ये करेक्ट इक्वेशन है, तो देखो इसके हिसाब से क्या होगा, ध्यान से सुनना। अगर आपका यहां पे आप बोलो e की पावर h म्यू अपॉन के टी ग्रेटर देन 1 होगा, कब? जब फ्रिक्वेंसी आपका क्या हो जाएगा, लार्ज, हाई ना? जल्दी बताओ, हाई ना? हाँ सर। लेकिन ये अपॉन में है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, जो आपका माइनस अपॉन के टी -1 है वो क्या हो जाएगा? लेस देन 1। समझ में आई कि बात नहीं आई? देखो यहाँ पे जो अपॉन में चीज आती है वो डिके कर जाती है, निगेटिव हो जाती है, तो ये अपॉन में था, इसकी वजह से फंक्शन कैसा हो गया, नेगेटिव। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? हाँ सर। ठीक है ना? अगर ये चीज अगर हम उल्टा कर देते, सपोज करो अगर म्यू स्मॉल कर दे, तो ध्यान से देखना, तो e की पावर एच म्यू अपॉन के टी -1 ये आना चाहिए क्या, लेस देन 1, पर इसके ऊपर जैसे ही लगाओगे क्या पावर, माइनस की, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। तो हमने क्या देखा था, ग्रेटर देन मतलब ये वाला कर्व चाहिए, स्मॉलर देन मतलब ये चाहिए। यही तो ब्लैक बॉडी में होता है, लो फ्रिक्वेंसी में बढ़ता है और हाई फ्रिक्वेंसी में कम होता है। गॉट इट और नॉट? सब लोग के फिगर को थोड़ा रिलेट कर पाए, भले ही पूरा नहीं आया, रिलेट तो कर पाए थोड़ा बहुत। हाँ सर। दोनों में अंतर क्या होता है अपॉन में जाने के बाद से, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। चलो इसको नोट करो, हम देखते हैं स्टीफन्स लॉ। तो अब न्यूमेरिकल आने वाले, याद रखना, नोट करो जल्दी से इसको। मनु आवाज आ रही है? श्रुति कुछ पॉइंट क्लियर हुए तुम्हारे कि नहीं हुए? यस सर। समथिंग न्यू, और सब कुछ जानते थे पहले से सकता तो। चलो ये हो गया नोट। एक क्वेश्चन लिखो सर, आप दो लोग यार। नहीं ठीक है, लिखा है इसमें, एक क्वेश्चन नोट करो आप लोग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेडिएशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेडिएशन, वन हैविंग फ्रीक्वेंसी, वन हैविंग
frequency mu and another one, दिख रहा उस साइड का, एक सेकेंड रुकना, and another one have frequency 6 म्यू। एक की फ्रीक्वेंसी म्यू है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 6 म्यू, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ रेडिएशंस। इसमें बोला गया है म्यू इज वेरी वेरी स्मॉल। क्वेश्चन निकाल के बताओ, दो रेडिएशन है, ध्यान से रखना, एक की फ्रीक्वेंसी म्यू है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी 6 म्यू है, और ये आपका क्या होता है, इनके बीच में जो डिफरेंस है एनर्जी का वो निकालना है। और इसमें एक लॉजिक कह दिया गया, म्यू आपका क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा दे, प्लैंक का लगा दिया, रेलाई जीन्स का लगा दे, कौन आसान पड़ेगा, रेलाई जीन्स। रेलाई जीन्स ना। तो हमें क्या करना था, चेंज इन म्यू चाहिए था एज अ फंक्शन ऑफ म्यू एंड टी। वो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, जो आपका 6 म्यू वाला फंक्शन था उसमें से किसको सेपरेट कर देंगे, म्यू वाले फंक्शन को। क्या था फॉर्मूला, 8 पाई म्यू स्क्वायर, समझना क्या था आपका क्वेश्चन, म्यू स्क्वायर। म्यू स्क्वायर मतलब 6 म्यू का होल स्क्वायर अपॉन सी क्यूब मल्टीप्लाई बाई के टी। इसमें कोई चिन्ह नहीं आएगा, इधर देखना, ये रहेगा 8 पाई म्यू स्क्वायर टी अपॉन सी क्यूब, सॉरी यही था ना, हाँ के टी। कॉमन पार्ट कितना निकल के आया, 8 पाई के टी, और ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, म्यू स्क्वायर के टी अपॉन सी क्यूब। यहां से क्या बचा 36, और यहां से क्या बचा आपका 1। तो इसका आंसर कितना है, जल्दी बताओ। सर दिखेगा ही नहीं नीचे। यहां तक तो दिख रहा है ना, हाँ देखो यहां तक लिख लिया ना आपने, यहां तक तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ सर। अगर ये फ्रीक्वेंसी म्यू दी गई है तो म्यू रखोगे, और 6 म्यू दी गई है तो 6 म्यू, बाकी सब कुछ चेंज नहीं हो रहा है। क्वेश्चन में मेंशन होता अगर चेंज हो रहा होता। तो देखो हमने क्या किया, 8 पाई और वहां पे कितना हो गया 36 म्यू स्क्वायर, ठीक है ना, के टी अपॉन सी क्यूब, उधर पे कितना हो गया 8 पाई म्यू स्क्वायर के टी डिवाइडेड बाई सी क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां से कॉमन देखो, 8 पाई म्यू स्क्वायर के टी कॉमन आ रहा है, 8 पाई म्यू स्क्वायर के टी डिवाइडेड बाई सी क्यूब। यहां से क्या बचा 36, यहां से क्या बचा 8, दिस विल बी आई बात समझ में कि नहीं आई। हाँ सर। पता ऑप्शन में क्या क्या था, ऑप्शन ए है जो इसमें, उसमें लिखा था 36 टाइम्स ऑफ यू म्यू। ऑप्शन नंबर बी था 127 टाइम्स ऑफ यू म्यू। तीसरे नंबर पे आपका सी नंबर पे था 16 टाइम्स ऑफ यू म्यू, और चौथे नंबर में था 35 टाइम्स ऑफ यू म्यू। देख लेना, ये सी नंबर पे 16 है, चौथे नंबर पे 35 था। ज्यादातर लोगों ने गलती कर दी। ये देखो ये क्या है, ये तो इसकी वैल्यू है ना यू म्यू की, तो आंसर क्या निकल के आएगा, चौथा नंबर का निकल आएगा ना 35 टाइम्स वाला। किसी को कोई डाउट। और ये आपका आया था CSIR नेट 2011, जब पेपर रिटन में हुआ करता था। रिटन समझते हो आप लोग, पहले पेपर CSIR नेट का लिखवाया जाता था, OMR सीट नहीं होती थी, पूरा सॉल्यूशन चाहिए होता था। सर फिर से, जी सर फिर से बता दीजिए। फिर से बता दूं पूरा क्वेश्चन की कोई और कहां से सुनना। चलो मैं शुरू से स्टार्टिंग बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, देखो सीखना कैसे है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेडिएशन, वन हैविंग फ्रीक्वेंसी म्यू एंड अनदर हैविंग फ्रीक्वेंसी 6 म्यू। बात समझ में आई कि नहीं आई। द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस इन एनर्जी व्हेन म्यू इज वेरी स्मॉल।
हमारे पास एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकालने के लिए दो फॉर्मूले थे, एक प्लैंक वाला और एक रेलाइजेंस वाला। हेलाइजिन्स लॉ। और यहाँ पे हमने देख लिया यार स्मॉल वाला तो हम क्यों विदे प्लैंक के फॉर्मूले में, हम तो आसानी से रेलाइज से कर सकते थे। तो हमें पता हायर वाले से लोअर वाले को घटाना पड़ता है। तो देखो स्पेक्ट्रल डेंसिटी तब निकालो जब फ्रिक्वेंसी 6 म्यू रही हो, माइनस स्पेक्ट्रल डेंसिटी तब जब फ्रिक्वेंसी कितनी रही हो, म्यू रही हो। हाँ। ठीक है, तो हमने क्या रखा, 8 पाई, यहाँ पे म्यू की जगह क्या जाएगा, 6 म्यू का स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। यहाँ पे देखो म्यू था तो म्यू की जगह कितना जाएगा, म्यू स्क्वायर ही। फिर हमने सब ओपन किया तो देखो 8 पाई 36 ये सब निकल के आया। कॉमन वाला इससे हमने निकाला, यहाँ से मतलब 36, यहाँ से क्या बचा, एक बचा कि नहीं बचा। ठीक है, तो आपने देखा 35 टाइम्स आ गया। ये वाला रिजल्ट एग्जैक्टली इसके बराबर नहीं लिखा हुआ दिख रहा है, तो हमने उसकी जगह उठा के क्या रख दिया, यू म्यू लिख दिया। और यही ऑप्शन में चौथे नंबर पे दिया गया था कि 35 गुना होगा अकेले वाली फ्रिक्वेंसी के। समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। पक्का? हाँ सर, अब आ गया। ओके, श्रुति समझ में आया कि नहीं आया? पांडिका समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। ओके, देखो घबराना नहीं है, तुम लोगों को पता है जो भी टॉपिक नहीं भी आया करे ना, आप बोलोगे तो संडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा के टॉपिक रिकवर कराऊंगा। डोंट बी वरी फॉर एनीथिंग। हमें सीखना है, तब तक नहीं आएगा समझ में, एक ना एक दिन तो आएगा ही आएगा। समझ में आया? लिखो जल्दी से, और एक दो क्वेश्चन में देता हूं आपको, है ना। एक क्वेश्चन आया था CSIR नेट में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ऊपर देखना आप। क्वेश्चन था, व्हेन, ज्यादा ऊपर तो नहीं हुआ ना, व्हेन अ सन ग्लो, व्हेन अ सन ग्लो it behaves like a black body, it behaves like a black body in which rate of absorption is small a या कैपिटल ए ले लेते हैं, rate of absorption is capital A and rate of emission is कैपिटल B। आपसे बोला गया सन जब जलता है या सब ग्लो करता है तो उससे दो प्रकार की चीजें होती है, एक तो एब्जॉर्प्शन होता है और एक इमिशन होता है। तो जो एब्जॉर्प्शन का रेट है वो क्या दिया गया, ए दिया गया, और जो इमिशन का रेट है ना, बी ना मान के ई मान लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है ना। देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए दिया गया था आप लोगों को, यहां पर ए इज ग्रेटर देन ई। ऑप्शन नंबर बी दिया गया था ए इज लेस देन टू ई। ऑप्शन नंबर सी दिया गया था ए इज इक्वल टू ई। ऑप्शन नंबर डी दिया गया था कांट बी टेल। समझ में आया ना। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जस्ट 2017। क्वेश्चन समझ में आया क्या है। जब सन हमारा ग्लो करता है तो दो चीज होती है, क्योंकि ब्लैक बॉडी है तो एब्जॉर्प्शन भी है और इमिशन भी है। दोनों का रेट दिया गया, रेट मतलब होता है टाइम के साथ रिलेशन। वो क्या है, एक का ए दिया गया दूसरे का ई दिया गया, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। जल्दी बताओ, ये लिख गया होगा तो ये बताओ। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हैं, और पता है अगर लॉजिक लगाओगे ना तो 2 सेकंड का आंसर है वाले क्वेश्चन का। श्रुति बताओ अंदाजा क्या हो सकता था इसमें, क्या बात है, ब्लैक बॉडी का तुमने डेफिनेशन सही बताई थी तो इसका आंसर क्या होना चाहिए।
पाइनिका, अब ब्लैक बॉडी क्या होती है बताओ जल्दी से। अगर ब्लैक बॉडी के बारे में जानते हो तो बहुत आसानी से बता सकते हो इस रिलेशन में क्या करेक्ट है। जो एब्जॉर्ब करने के बाद लाइट को एमिट करती है। ठीक है, आगे। सर सी वाला। हाँ, यानी सी वाला कॉन्सेप्ट कैसे सही हुआ, क्योंकि सर परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है, जितना हम एब्जॉर्ब करें उतना ही हम क्या करें, एमिट कर देती एमिट है। करें, यानी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ emission. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गॉट इट और नॉट? यस सर। नोट करो जल्दी से इसको। हम लोगों ने आज कॉलेज में बात तो बहुत सारे बच्चों से की थी पर आए तो बहुत ही कम है। याद रखना छतरपुर वाले बच्चों, आपके लिए तो महेंद्र सर हैं कॉलेज में, डोंट बी वरी। कोई दिक्कत जाए कुछ भी है तो महेंद्र सर अपनी कोचिंग के ही पर्सन है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, वो आपके सारे शायद जनरल नॉलेज के प्रैक्टिकल्स देखते हैं। क्यों राशि, महेंद्र सर क्या करते हैं? वही प्रैक्टिकल का देखते। प्रैक्टिकल्स देखते हैं ना पूरे। हाँ, बस नंबर नहीं देते। नंबर नहीं देते ना, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, तो नहीं देते तो नहीं देते। हाँ तो कमेंट करके वो भी ना बोल दो बेटा पढ़ के भी तो आया करो। हो गया ये, नोट हो गया? जल्दी बताओ, नोट हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट यस हाँ क्वेश्चन। सर। यस हाँ सर। नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन और देता हूं मैं अभी। अभी क्योंकि हाँ रुको सर। जरा, सबर करो वाला समय है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने जितने लोगों ने क्लास आज की अटेंड की थी उनमें से कितने लोग कल अटेंड करने वाले हैं, उसके हिसाब से मैं टाइमिंग बताऊं कल की। एवरीवन प्लीज जस्ट रिप्लाई में। कल हम क्योंकि स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स, क्योंकि हम लोग को दो बुक साथ लेके चलना है। सो का श्रुति, ये सारे बच्चे बताओ, हाउ मेनी ऑफ ज्वाइन द क्लास टुमारो? यस सर आई विल अटेंड। ओके श्रुति। पायमिका, यू विल अटेंड द क्लास एट टुमारो? यस सर। Okay. And Pooja, you will definitely attend the class. Nisa, you will also definitely attend the class. Manu, आप तो लेट आए थे, आप अटेंड करोगे कल? माइक चालू करके बोल सकते हो या करोगे? ओके ओके निशा, तुम तो करोगी। आरोही, आरोही जी, आपका इंक्रीजिंग मैडम निकल गया क्या बाहर साइड? ओके यू विल अटेंड। ओके सो टाइमिंग बताऊं मैं, बताना यस और नो। 10 AM टू 12 PM, ये एक पहला स्लॉट है। दूसरा स्लॉट है हमारा 2 PM टू 4 PM। ये दो स्लॉट में से कौन सा चाहिए? सुबह 10 से 12, दोपहर को 2 से 4। 10 से 2 12। से 4 सर, 2 से 4। मेरे हिसाब से 2 से 4 अच्छा 2 रहता से है। 4 सर। हाँ क्योंकि कल संडे है, आप सबों की सभी के अंदर का राक्षस जो इतने सालों से सोया हुआ है वो भी कल सोएगा ही। तो 2 से 4 ही हमारा बेस्ट प्रायोरिटी टाइम रहेगा। ओके, याद रखना कल 2 से 4 मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ेंगे। हम वापस से टेलर सीरीज स्टार्ट करेंगे और कल ही खत्म करेंगे। शाम को ही कर देंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स what we cannot study। इन नॉर्मल कंडीशन। क्वेश्चन है आपका, क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार हम नॉर्मल कंडीशन में बिना कुछ उसमें चेंज किए हुए क्वांटम के नियमों में क्या नहीं पढ़ सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में। बी, डिस्क्रीट एनर्जी के बारे में। सी, कांट स्टडी इन द नॉर्मल। सी नंबर पे आपका डालते हैं हम लोग
मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में। ऑप्शन नंबर डी, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। सर डी। हाँ, डी। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स नहीं, ऐसे थोड़ी ऑप्शन देना है। क्वेश्चन है सर कि माइक्रोस्कोपिक्स। माइक्रो या मैक्रो या फिर डिस्क्रीट या फिर स्टैटिस्टिकल, सर ये माइक्रोस्कोपिक। ऐसे सर क्यों? मैक्रो तो मैंने बोला है कि क्वांटम फिजिक्स की मदद से उसके दिए गए फॉर्मूले में बिना भी कुछ परिवर्तन करे बिना हम क्या कर सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं। प्लीज दिमाग लगाओ। सर, एक मैंने बार- कल बोला था, मैंने कल एक कहानी भी बताई थी कि क्वांटम फिजिक्स इज एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ओनली, बट इट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल इवन इफ वी डू सम फर्दर मॉडिफिकेशन। किसी को ये वाली लाइन याद है क्या? हाँ सर, पर इसमें तो और हमने बोला है कि हमें नॉर्मल कंडीशन में भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है। इसका मतलब है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। अरे स्टैटिस्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में ही तो पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टैटिस्टिक में है ना। तो वो तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की स्टडी में ही आ जाता है। तो आप क्या नहीं कर सकते हो? मैक्रोस्कोपिक समझ में आया कि पार्टिकल। नहीं आया? आपको कुछ चेंज करना पड़ता है क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स में, तब वो मैक्रो के लिए एप्लीकेबल होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सर नहीं आया। क्या नहीं आया? कौन? अच्छा देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। जिनने कल की और जिनने क्लास अटेंड नहीं की थी ना, सुनो ध्यान से मेरी बात। कल वो क्या करना, 1 बजे मुझसे मिलना, 1 PM to 2 PM। तो जो उनका पहला लेक्चर क्वांटम का बेसिक छूट गया है ना, वो मैं कवर करा दूंगा। तुम्हें नोट कर लिया करो अगर कोई बोलूं मैं, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? जो जिन्होंने पहला लेक्चर हमारा मिस आउट किया है उनको हम प्रॉपर 1 से 2 के बीच में पढ़ा देंगे, ठीक है। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्वांटम में क्या क्या निकला, कैसे आया, क्या नहीं होना चाहिए, सब कुछ का प्रूफ। तो मैं ये बता रहा हूं, देखो ध्यान से। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन को पढ़ रहे हो, ध्यान से सुनना, मैं बताता हूं आपको। आप इलेक्ट्रॉन को अपनी नेक्ड आइज से देख सकते हो क्या? नो सर। नो सर। लेकिन आप उसके प्रेजेंस का अंदाजा तो लगा सकते हो ना कि इस कमरे में है या नहीं। जल्दी बताओ। यस तो सर। हमें ये पता चल गया कि जो क्वांटम मैकेनिक्स होता है वो अंदाजे पे चलती है, और क्लासिकल फिजिक्स काय पे चलती थी? एग्जैक्ट पे। यस सर। और क्लासिकल फिजिक्स मतलब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मैक्रो मतलब ऐसे जिनको आप नॉर्मली अपनी आंखों से देख सकते हो, माइक्रो मतलब जिन्हें नहीं देख सकते हो। तो मैं हूं, मैं एक इलेक्ट्रॉन से अरबों गुना बड़ा हूं कि नहीं हूं? तुम मुझे देख के मेरी एग्जैक्ट पोजीशन भी बता सकते हो, मेरी स्पीड भी बता सकते हो, मुझ पे कितनी फोर्स लग रही है, सब कुछ बता सकते हो। लेकिन आपको जब क्वांटम में पढ़ रहे हो तो माइक्रो में, तब आपको प्रोबेबिलिटी से पढ़ना पड़ता है। तो हमें जब प्रोबेबिलिटी को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो कुछ फर्दर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आई बात समझ में ना। इसीलिए अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स से मॉडिफिकेशन नहीं करोगे तो कभी मैक्रो के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, और करोगे तो एप्लीकेबल हो जाती है। आई बात समझ में? समझ में आया कि नहीं आया लाला? यस सर। बोलो, आ गया समझ में? किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अगर संदेह है तो जरा व्यक्त करें, और जिन्होंने कल की क्लास अटेंड करी थी वो व्यक्त करने के बाद अपना नंबर शेयर करें, हम फिर वाट लगाएंगे। तो नए बच्चे बताओ, किसी को डाउट है आज के इस क्वेश्चंस में? नो सर। रिलेट करना आसान हुआ ना? कल हम लोग को याद रखना, जिन बच्चों का आपका पुराना टॉपिक छूटा हुआ है वो 1 से 2 पढ़ेंगे अपना क्वांटम फिजिक्स का पहला टॉपिक, और 2 से 3, 3 से 4 कलम पढ़ेंगे टेलर का डीप। समझ में आया कि नहीं आया? हो सकता है 2.5 घंटे टेलर चल जाए, हो सकता है 3 घंटे तक क्लास चले, इसलिए खाना खा के बैठना और समय से, और ज्यादा पानी पी के मत बैठना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन। अच्छा सर लगा कल सब। 1 बजे की क्लास होगी। हाँ 1 बजे से आएगा क्वांटम की क्लास जिनकी पहली छूट गई है, और 2 से 4 रहेगी मैथमेटिकल फिजिक्स की क्लास। जी सर। थैंक यू वेरी Bye, मच। sir. Thank you, sir.